हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो फेलियर्स होते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये पार्ट वन होगा क्योंकि ये पार्ट वन है। और इसमें हम एक बहुत बड़ा केस जो कि डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बड़ा मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स का केस है। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ऐसे करते करते अगर आप चाहते हैं और वीडियोस चाहते हैं उसकी, तो मैं इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा, बस आप कमेंट कर देना। ऐसी आपकी वीडियोस आती रहेगी। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, तो पूरी एंड तक देखना। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और वीडियो देखना, तो मैंने नीचे प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो सारे सारे वीडियोस। सबसे पहले यहाँ पर हम समझने वाले जो केस, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल। बहुत बड़ा केस है ये, बहुत बड़ा एक केस होता है ये फ्रॉड का। आज हम इसी की वो बात करने वाले हैं। ये केस था क्या, पूरी डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स है क्या, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट स्कैम्स हो रहे थे, बहुत ज्यादा स्कैंडल्स हो रहे थे। उस समय रूल्स रेगुलेशन बनाने के बावजूद भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा अलग अलग फेलियर हो रहे थे कि कंपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रही थी, कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की और क्रेडिटर्स की। ये तीन मेन चीजें होती, तीन डील होती है इसके साथ। और जब इनके साथ डील नहीं कर पा रही थी, और कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी की कस्टमर को नीड पूरी करनी चाहिए, कंपनी को रिवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को फायदा हो, कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पे करना चाहिए। पर ये चीजें अगर नहीं हो रही है, तो इसे ही बोलते हैं कॉर्पोरेट फेलियर, इसे ही बोलते हैं कंपनी का फेलियर। कि नेगेटिव रिटर्न्स अगर जा रही है, बैंक करप्सी हो रही है कंपनी के अंदर, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट फेलियर्स। तो इसी की वजह से यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये चीज। और यहीं से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया था, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर, यानी कि यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। इसी की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर कॉर्पोरेट फेलियर्स हो गया, इसलिए नाम रखा गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां नहीं थी, इसलिए वहां पर कंपनी फेल हो गई। तो वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां पर नहीं थी, वो वाले फेलियर कौन कौन से कंपनी में। पहला केस आपके सामने, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल। ये यूके का केस है 1981 में। दरअसल ये बैंक बहुत बड़ा मेजर इंटरनेशनल बैंक था। 1972 में फाउंड हुआ था, अगा हसन अबेदी ने फाउंड करा था, पाकिस्तानी फाइनेंशियल ने। द बीसीसीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लग्जमबर्ग विद हेड ऑफिस इन कराची एंड लंदन। कराची और हेड ऑफिस लंदन था, और इसका वहां पर था इसका हेड ऑफिस। द बैंक प्राइमरी फोकस ऑन सर्विंग मुस्लिम एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वहां पर ही फोकस करती थी ये। लेकिन एकदम से जब ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, क्वाड्रिपलिंग मतलब 4 गुना एकदम बढ़ गए ऑयल प्राइसेस 73 और 74 के दौरान, जब उस समय एकदम से फिर ऑयल प्रोड्यूसर ने ह्यूज डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया इस बैंक के अंदर। सो एज अ रिजल्ट बीसीसीआई ने फिर एक्सपेंड कर दिया अपना बैंक 1970s में। और बीसीसीआई ने अपने अलग अलग बैंक एक्वायर कर लिए। और बीसीसीआई फिर अफ्रीकन मार्केट में आ गई 79 में फिर। और उसके बाद एशिया में आ गई 1980s में। मतलब फैलती गई पूरे बीसीसीआई, मतलब बहुत बड़े बैंक हो रहा था, एकदम बढ़ने लग गया बैंक। और करते करते ये फर्स्ट फॉरेन बैंक बन गया, जिसको पहला लाइसेंस मिला था चाइनीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करने का। और 1980 आते आते बीसीसीआई को रिपोर्ट करा गया कि इसके पास एसेट $4 बिलियन के थे, 150 ब्रांचेस थी, 46 कंट्री में ऑपरेट कर रही थी। मतलब कि आप देख सकते हो कितना बड़ा बैंक हो गया था। और बीसीसीआई ने अपना पूरा एक्सपेंड कर लिया 1991 में। और उस 1990 पता चला कि इसके 420 ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में, और 70 कंट्री प्रेजेंट है। मतलब कितना बड़ा बैंक बन गया था ना, बहुत बड़ा बैंक बन गया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। असली कहानी अब शुरू होती है कि जब इस बैंक का फोर्स क्लोजर, मतलब लिक्विडेशन कहते थे, कि कब बैंक अब खतरे में आ गया और बैंक बंद होने की कगार पे आ गया। तो सबसे पहले जब बैंक हम देख रहे थे ना, बहुत ज्यादा इसका $4 बिलियन का एसेट दिखा रहा था, 150 ब्रांची में था, ये सब नकली था। ऑल्दो बीसीआई पब्लिश्ड ऑल्दो बीसीआई पब्लिश रिजल्ट शोड एवर राइजिंग प्रॉफिट, बट बाय द लेट 1970 बैंक को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। उसके बैड डेट बढ़ते गए थे। बैड डेट का मतलब होता है कि उससे जो वहां से पैसा मिलेगा, डेटर होता है ना, डेटर, जो डेटा से पैसा नहीं मिलता उसे बोलते हैं बैड डेट्स। तो कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा था, और लैंडिंग करी जाती हो, कंपनी को पैसा मिल नहीं रहा था। और बीसीसीआई केम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ न्यूमियस फाइनेंशियल रेगुलेटर, मतलब बहुत सारी एजेंसीज के निगरानी में आ गई थी वो।
और उसके बाद समझ में आया उनको कि ये तो बहुत पुअरली रेगुलेटेड है। 1980 समझ में आ गया था कि ये तो बहुत पुअरली रेगुलेटेड थी, मतलब वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही नहीं थी, वहां पर वो मैनेज ही नहीं करते कंपनी को अच्छे से, और उसके अकाउंट्स में ये शो नहीं हो रहा था, और अकाउंट्स नकली शो हो रहा था बिकॉज द लॉसेज वर कंसील्ड। उन्होंने क्या करा था, अपना एक अलग ही बैंक बना लेता, मतलब एक बैंक था, एक बैंक के अंदर ही अपना एक बैंक बनाते, अपनी सब्सिडी बना दी, और वहीं पे ही उसके साथ डील करी थी, मतलब यहां से वो लोन लेती थी और यहीं से पैसा कमाती थी, अपने सारे लॉसेस इस सब्सिडी में इन्होंने कंसील कर दिए। मतलब कि यहाँ पर इन्हें लॉसेस दिखाई नहीं पा रही थी, क्योंकि जो भी लॉस होता था वो समझ लो कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपका फ्रॉड करके अपने सब्सिडरी के साथ वो लॉसेस को छुपा लेती थी। ठीक है, और बैंक विद इन अ बैंक बन गया था, मतलब एक बैंक के अंदर एक बैंक बना देते सब्सिडरी को, ये केमन आइसलैंड सब्सिडरी थी इसकी, और इसी को डस्टबिन बोलते हैं, एक बैंक विद इन अ बैंक नॉन डस्टबिन। और वहां से समझ में आ गया था कि भाई ये तो बहुत तगड़ा फ्रॉड कर रही है, अपना ही पैसा अपने दूसरी सब्सिडी को लोन दे रही थी, और ऐसा समझ आ गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा लॉसेस में जा रही है, लेकिन छुपा रही थी सारी लॉसेस। सो एज द लॉसेस माउंटेड, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है ना, बैंक अब क्या करने लग गया कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने लग गया। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होती है कि अपने जो है ना बाहर के शेयर्स डिबेंचर्स खरीदने लग गया, उसको बेचने लग गया, ट्रेडिंग करने लग गया उसकी। सो बट द रिजल्ट, उसकी वजह से भी उसको ह्यूज लॉसेस होने लग गए, और बैंक पूरा का पूरा फ्रॉडलेट अकाउंटिंग करने लग गया। अपने डिपॉजिटर का पैसा, फालतू का जो पैसा है, डिपॉजिटर जो भी डिपॉजिट कराते थे उनके पैसों से ट्रेडिंग करता था, पूरा का पूरा इनने अपना डिपॉजिटर का मिस अप्रोच कर रहा था। सो desperately इन द नीड ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ डिपॉजिट एंड फंड, मतलब कि जब उसको जरूरत पड़ गई बैंक को, तो उसने और फ्रॉड करा। जब पहले तो डिपॉजिट का पैसा इस्तेमाल कर रहा था वो, और उस समय लॉसेस भी जा रहा था वो, लेकिन उस समय बाद में क्या हुआ, जब उसको नए सोर्सेज डिपॉजिट चाहिए थे, उसने क्या करा, और ज्यादा फ्रॉड करने लग गया। वो क्या करने लग गया, एक बीसीआई की पनामा ब्रांच थी, उसने मनी लॉन्ड्रिंग करने लगी, मनी लॉन्ड्रर बन गया वो, लेटिन अमेरिका ड्रग बैरोन का मनी लॉन्ड्रर बन गया, बताओ भाई, ड्रग बेचने लग गया, सप्लाई करने लग गया। और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन एंड द इंक्वायरी रिपोर्ट 1991 में, देखो केस तभी बनाई है 1991 में, बीसीसीआई को एक रिपोर्ट यहाँ पर आई, वहां से इंग्लैंड से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक ऑर्डर दिया, और यहाँ पर रिपोर्ट आई, प्राइस वेटर हाउस से रिपोर्ट आई। तो उस रिपोर्ट में कहा गया, उस रिपोर्ट का नाम था सैंडस्टॉर्म रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में रिवील करा गया कि बीसीसीआई बहुत ज्यादा मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, पैसों की गड़बड़ी कर रही है, ड्रग ड्रग के बेचने का काम कर रही है, ड्रग ड्रग से पैसा कमा रही है, एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व है, एंड इनलीगली गेन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन मेजर अमेरिकन में, अमेरिकन अलग अलग बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट आप उन्होंने कंट्रोल कर लेता, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने बैंक को अलग अलग कंट्रोल कर लेता अमेरिकन बैंकिंग में। मतलब पूरा का पूरा अपने लॉसेस बचा रही थी, अलग अलग बैंक को अपनी सब्सिडी बनाती थी, और इनलीगली काम कर रही थी सारा सारा। तो द रिपोर्ट इंडिकेटेड मैसिव मैनिपुलेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, मतलब लोन्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लोन से पैसा मिल नहीं रहा था उसको, लेकिन फिर भी भाई साहब ये वो सारा समझ आ गया तो बाद में सब कुछ। और फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन उन्हें दिखा रहा था बार बार, झूठी ट्रांजेक्शन, झूठे चार्जेस, अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट लाइबिलिटीज, मतलब जो डिपॉजिट लाइबिलिटी थी वो भी दिखाई नहीं पा रहा था, मतलब सब कुछ छुपा रहा था, इतना तगड़ा फ्रॉड कर रहा था, पैसा उनके पास था नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में बढ़ गया था, और उसके चक्कर में बाद में पकड़ा गया पूरा बैंक। फिक्टिशियस प्रॉफिट दिखा रहा था, देखो नकली प्रॉफिट, कंसीलमेंट ऑफ लॉसेस, अपने सब्सिडरी में लॉसेस बेच रहा था। तो ये था पूरा केस। मतलब देख सकते हो कि जिस तरह से अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हुआ है, इसका ये क्यों हो रहा है, ये इसने क्यों हुआ ऐसा कर, ये पूरा केस अगर ये फेलियर क्यों हुआ इतना बड़ा, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं थी यहाँ पर, इसलिए बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती तो ये फेलियर होता क्या, अगर उसका कंपनी अच्छे से मैनेज होती, तो क्या वो रैकलेस लैंडिंग करती, बेफालतू में लैंडिंग करी जाती, नहीं करती, क्योंकि लैंडिंग करके लेकिन पैसा उनके बता नहीं जाता। तो इसीलिए कंपनी ऐसे चक्रों में पड़ गई। अगर ये अच्छे से मैनेज होती कंपनी, एक प्रॉपर हेड के थ्रू, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कंपनी के अंदर, कुछ ढंग का पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती, तो ये चीज हो ही नहीं पाता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब अकाउंट्स के अंदर भी आता है, अकाउंट्स अच्छे से रेगुलेट होते हैं, ऑडिट अच्छे से कराते हैं, तो सब कुछ ऐसा होता तो क्या ये चीज होती। इसलिए ये बहुत बड़ा केस था,
और इसी केस के थ्रू आपका भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बाद में जरूरत पड़ने लगती थी। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा फेलियर हमें दिखाता है कि भाई किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो जहां पर नहीं होती है वहां पर क्या हाल होता है। इस बैंक का देखो क्या हाल हुआ था, लास्ट में पकड़ा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में था ये। अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट लायबिलिटी थी और फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन दिखा रहा था, झूठी हर चीज दिखा रहा था, डिपॉजिट हुए नहीं थे, डिपॉजिट तब भी दिखा रहा था। मतलब समझ सकते हो किस तरह से इन्होंने बहुत ज्यादा इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा ये पूरा पूरा केस, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल टेंशन। ऐसे और केसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए और कमेंट कर जो बताना कैसी लगी, शेयर कर दो उन लोगों के साथ ताकि उनको इस केस के बारे में समझ में आए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, होप दिस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।